जय हिंद मित्रों। हिस्ट्री बाई एसन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम उत्कर्ष क्लासेस भारतीय संविधान के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 50 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं, जो कि व्याख्या सहित प्रश्न हैं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और यह मेरा वीडियो जो है हर परीक्षाओं के लिए बड़ा ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। पहला सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता थी, क्या थी? नंबर 1, प्रांतीय स्वशासन। नंबर 2, प्रांतों में द्वैत शासन। नंबर 3, अखिल भारतीय संघ। नंबर 4, भारत परिषद की समाप्ति। तो इसमें देखते हैं, इसमें केवल सी सही है, 1, 3, 4 सही है, यानी 1, 3, 4 सही है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता: अखिल भारतीय संघ, केंद्र में द्वैत शासन। नंबर 3, प्रांतों को स्वतंत्रता। नंबर 4, शक्तियों का विभाजन। नंबर 5, आरक्षण एवं सुरक्षा। नंबर 6, संघीय न्यायालय। नंबर 7, भारत परिषद की समाप्ति। नंबर 8, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार। ये इसकी विशेषता थी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? तो इसमें डी सही है, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है? चार्टर नियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया तथा ब्रिटिश भारत में विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल व उसकी 4 सदस्यीय परिषद को दिया गया। इन 4 सदस्यों में से एक विधि सदस्य शामिल करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? तो ये पूछा गया। तो इसमें भी सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत ये जो है समाहित किए गए। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख था। इस अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को निर्देशों का उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया? तो इसमें ए सही, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत 9 के द्वारा पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? तो इसमें सी सही है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मैंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मैंटेगू उस समय भारत के सचिव तथा चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की गई? तो इसमें से सही, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है ये शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच 3 सूचियां बनाई गई। संघ सूची में 59, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा गया है, सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं, इसमें बी जो है सही नहीं है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये नहीं है। बाकी ए और
सी और डी ये सही है, बाकी जो है बी गलत है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। उस समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट सवाल, भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, कब की गई थी, ये पूछा गया किस अधिनियम के द्वारा। तो इसमें सी सही है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है ये लागू की गई थी। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार नियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। इस एक्ट की प्रस्तावना भारत शासन की स्थापना करना बनाई गई। 1918 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा वायसराय चेम्सफोर्ड ने एक योजना निर्मित की जिसे 1 अप्रैल 1921 को भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से लागू किया गया। इस एक्ट में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के बजाय भारत के एक प्रभावशाली वर्ग कांग्रेस को 10 वर्षों के लिए ब्रिटिश सरकार के पक्ष में करने संबंधी प्रावधान किए गए। इस एक्ट में प्रशासनिक एवं विधायी दोनों कार्यों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। तो इसमें भी सही है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी एक्ट के तहत एक वर्ष समिति की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट को अलग अलग किया गया। इस एक्ट में लोक लेखा समिति का गठन हुआ तथा नियंत्रक एवं महालेखा परिषद का पद सृजित किया गया तथा महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। ये मोस्ट है। अगला सवाल देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं, इसमें सी जो है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये गलत है, यानी सी गलत है, बाकी ए, बी और डी सही है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा स्वीकृत इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना था। इस एक्ट के तहत पहली बार केंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाते हुए बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया और भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। बंगाल में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इन तीनों प्रेसिडेंसी में विधि बनाने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल व इसकी 4 सदस्यीय परिषद को दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके विरुद्ध निर्णय अपील ब्रिटिश की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। इस एक्ट में सुधार करने हेतु 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार व उड़ीसा में विधि बनाने का अधिकार दिया गया। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसमें देखते हैं, इसमें बी सही है, 3 और 4 थे, यानी मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव, ये 2 प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के 7 सदस्य थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, आह्लाद किशोर स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी,
सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी, ये 7 लोग थे। तो अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसमें 24 जनवरी 1950 को 20 सही है इसमें। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन बन जाता है एक आध दो। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अभी पूछा गया कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और भारत के राष्ट्रपति जो संविधान सभा द्वारा उनका चुनाव किया गया था। संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो इसमें डी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। 13 दिसंबर 1947 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को 24 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बना। मोस्ट है। अगला सवाल देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? तो इसमें भी सही है, वर्ष 1946 में आया था। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कैबिनेट मिशन की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को भारत के समक्ष प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। अगला सवाल देखते हैं, ये सुमेलित करना है संघ समिति, प्रांतीय समिति, नियम समिति, अल्पसंख्यक समिति, ये जो है ये मिलान करना है। तो इसमें एक पहला सही है, संघ शक्ति समिति, तो ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो प्रांतीय समिति, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और नियम समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अल्पसंख्यक उप समिति, ये एस.सी. मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। तो ये था। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बड़ी समितियां कुछ थी, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, सरदार पटेल थे। इसमें नोट, इस समिति की 2 उप समितियां भी थी, कौन कौन सी थी? तो उसको भी देख लेते हैं हम। नंबर ए, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति, एस.सी. मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नंबर 7 है राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली, तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। मोस्ट है। तो अगला सवाल देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? यानी 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पूरा हुआ लिख के, तो उसी दिन जो कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे। कितने कौन थे? तो इसमें भी सही है, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। मोस्ट है। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया तथा इसी दिन या आंशिक रूप से लागू हुआ। इस दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। मोस्ट है। नागरिकता, राष्ट्र की शपथ, चुनाव आयोग, अंतरिम संसद, अंतरिम राष्ट्रपति इत्यादि से संबंधित अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। ये पूछा जा सकता है कि जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया, तब यह कितने अनुच्छेद लागू हुआ? वहाँ पे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था, तो 16 अनुच्छेद जो है तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था। मोस्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और परीक्षा में तो पूछा ही जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था, कौन थी? तो एनी मिस्किनी ये जो है
देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? एनी मिस्किनी संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से एक हैं जिन्होंने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। एनी मिस्किनी केरल के त्रावणकोर से संबंध रखती थी। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य जो निम्न हैं: नंबर 1 सरोजिनी नायडू, नंबर 2 सुचिता कृपलानी, 3 रजत कुमारी अमृता कौर, 4 विजय लक्ष्मी पंडित, 5 हंसा राज मेहता, नंबर 6 दुर्गाबाई देशमुख, 7 बेगम एजाज रसूल, ये मुस्लिम समुदाय थी, 8 कमला चौधरी, 9 दक्षायनी बेलायुधन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मिस्किनी, मनोनीत थी ये, अम्मू स्वामीनाथन, लीला राय और रेणुका चौधरी, ये 15 महिलाएं थी। मोस्ट है। तो अगला सवाल देखते हैं। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? तो इसमें भी सही है, वर्ष 1942 में आया था। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1942 में ब्रिटिश मंत्री सर स्टीफर्ट क्रिप्स भारतीय संविधान के निर्माण हेतु ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ? तो इसमें ये सही है, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। मोस्ट है। और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानमंडल के निम्न सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा हुआ। अगला सवाल देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसमें डी सही है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ, इसमें 18 विषय हैं। 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाव के लिए जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया। आगे है 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसमें डी सही है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है द्वितीय अनुसूची का संबंध। मोस्ट है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो एक सही है, पहले अनुसूची में है इसका उल्लेख। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में उल्लेख किया गया है। मोस्ट है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे है? तो इसमें भी सही, शपथ और प्रतिज्ञान तथा प्रतिज्ञान से। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी,
संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के बारे में उल्लिखित है। अगला सवाल देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? तो इसमें डी सही है, चतुर्थ अनुसूची। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की चतुर्थ अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। वर्तमान में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश से 31 हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, जो कि 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, रंग राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें भी सही है, 8 अनुसूचियां थी भारत में। वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 94वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होगी? तो इसमें देखते हैं, इसमें ये सही है कि होलोहान मामले में जो है ये हुआ है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। क्योतो होलोहान बनाम जिचूल 1992 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होंगी। यह मामला दल बदल कानून से संबंधित है। तो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो इसमें भी सही है, 10वीं अनुसूची में है, मोस्ट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया तथा इसका संबंध दल बदल विरोधी अधिनियम से है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 1/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधानित किया गया कि यदि किसी दल में 2/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 12वीं सूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ, इसमें 18 विषय हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से संबंधित इसमें सम्मिलित कानूनों से भी बचाने के लिए जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो इसमें इसी सही है, मणिपुर में लागू नहीं होती, मोस्ट है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण से है। ऐसे क्षेत्र जहां अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक संख्या में रहते हैं
उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो इसमें सी सही है, मैथिली जोड़ी गई है, जो कि बिहार में बोली जाती है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। नंबर 1 डोगरी, नंबर 2 बोडो, नंबर 3 मैथिली, नंबर 4 संथाली। इस प्रकार अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, ये ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अब इसमें स्रोत हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें बी सही है, 2, 1, 4, 3। तो इसमें देखते हैं 2, 1 इसमें बी सही है। तो ब्रिटेन जो है विधायी प्रक्रिया लिया गया वहाँ से, आयरलैंड राज्य में राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, और कनाडा जो है अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, और ऑस्ट्रेलिया जो है प्रस्तावना की भाषा यानी हम भारत के लोग जो है प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे ब्रिटेन जो है विधायी प्रक्रिया लिया गया, आयरलैंड से राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, कनाडा में अवशिष्ट शक्ति केंद्र को प्रधान, ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा। अगला सवाल है, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश कौन सा देश किया जाता है, कौन से देश से किया जाता है, ये पूछा गया है। इसमें डी सही है, सी सही है, दक्षिण अफ्रीका से। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसमें सी सही है, कनाडा से लिया गया है, मोस्ट है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र राज्य द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान का अन्य प्रावधान है, नंबर 1 सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, नंबर 2 अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अगला सवाल देखते हैं, भारत के संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया है कहाँ पे? अमेरिका से। इसमें बी सही है, अमेरिका से। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का समावेश अमेरिका के संविधान से किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से संबंधित अन्य स्रोत हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नंबर 3 उपराष्ट्रपति का पद, नंबर 4 उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, नंबर 5 राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है पूछा गया है। तो इसमें भी सही है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, मोस्ट है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से अपनाई गई है। अन्य प्रावधान है, नंबर 1 समवर्ती सूची, नंबर 2 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, नंबर 3 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ी एकाकी स्रोत है क्या? तो इसमें डी सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। अन्य प्रावधान क्या है? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, मोस्ट है। तो अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस संविधान से प्राप्त हुई है, ये पूछा गया है। तो इसमें डी सही है, आयरलैंड के संविधान से। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित हैं।
नंबर 1 राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत, नंबर 2 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, नंबर 3 राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। मोस्ट है। तो अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान में विधि का शासन संबंधित प्रावधान कौन सा देश से लिया गया है? तो इसमें देखते हैं, इसमें भी सही है, इंग्लैंड से लिया गया है। मोस्ट है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश शासन से शिक्षा ग्रहण की गई है। अन्य प्रावधान संसदीय, नंबर 1 संसदीय शासन, 2 विधि का शासन, 3 विधायी प्रक्रिया, 4 एकल खिड़की नागरिकता, 5 मंडल प्रणाली, नंबर 6 परमाधिकार लेख, नंबर 7 संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। तो यह है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की आत्मा है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसमें से सही उद्देश्य का जो है भारत की आत्मा कहलाती है। मोस्ट है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। पीएन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। केएम मुंशी का मानना है कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। मोस्ट है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार तथा परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसमें से प्रस्तावना को दी जाती है। मोस्ट है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मित्रों, जुकाम पकड़ा हुआ है, इसलिए जो कुछ आवाज़ में अंतर आएगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार तथा परिचय पत्र कहा जाता है। एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है? तो इसमें डी सही है, यानी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये तीनों न्याय का इसमें उल्लेख है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का वर्णन है। ये आदेश वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। इसमें डी सही है, जनता में निहित है। मोस्ट है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, क्योंकि प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग शब्दों का प्राय है। इस संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है एवं प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। मोस्ट है। व्याख्या इसकी हम अगला सवाल देखते हैं। उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्रेरित है? तो इसमें ए सही है, रूसी क्रांति से प्रेरित है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के आदर्श वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श शामिल किए गए हैं। मोस्ट है। अगला सवाल देखते हैं। समाजवाद शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया, कब किया गया, ये पूछा गया है। तो इसमें भी सही है, संविधान 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये शामिल किया गया। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1976 में समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जुड़ा गया। समाजवाद का आशय है कि समाज में आय, प्रतिष्ठा और जीवन यापन के स्तर में विषमता का अंत करके ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित करना जिसे उत्पादन व वितरण के साधन का राष्ट्रीयकरण करते हुए इनका प्रयोग सामाजिक हित में किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है
कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है, तो इसमें डी सही है। बिरबाड़ी यूनियनवाद में जो है ये स्वीकार किया है कि प्रस्तावना जो है उद्देश्य का या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बिरबाड़ी यूनियनवाद बनाम बिरबाड़ी यूनियनवाद वर्ष 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जबकि केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया। अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? तो इसमें भी सही है, 26 नवंबर 1949 को जो है इसमें अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया गया था। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, जबकि प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित हैं, जो संविधान सभा में 13 नवंबर 1946 को पेश किया गया था। मोस्ट है। अगला सवाल देखते हैं। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है क्या है? तो इसमें इसी से भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मोस्ट है। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ भारतीय संघ का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। संघ के अधीन सभी नागरिक किसी भी पद के लिए अर्हता रखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली किस अनुक्रम में दी गई है? वह है, तो इसमें सी सही है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 विचार, नंबर 2 अभिव्यक्ति, नंबर 3 विश्वास, नंबर 4 धर्म, नंबर 5 उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? तो इसमें सी सिक्किम था। नेक्स्ट है, इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 45वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया, अतः सिक्किम देश का 22वां राज्य बना। अगला सवाल देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे? तो इसमें डी सही है, फजल अली थे। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। यह 3 सदस्यीय था। नंबर 1 फजल अली अध्यक्ष थे, एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर यानी कावालाम माधव पणिकर, ये 3 सदस्य थे। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, 50 प्रश्नों की सीरीज है। इसके बाद 50 करके 3 सीरीज और मैं इसका संविधान का लोड करूंगा, जिससे आपको किसी भी कंपटीशन के लिए बड़ा ही आसान होगा संविधान से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, भाषाई प्रांत परिषद JVP समिति में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें JB कृपलानी नहीं थे। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भाषाई प्रांत समिति का गठन दिसंबर 1948 में किया गया। इसने औपचारिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। धन्यवाद मित्रों। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।